ईजीजी के टॉक्स। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर की, संगम काल। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये टॉपिक कितना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसने साउथ इंडिया के कल्चर और लिटरेचर की नींव रखी। तो चलिए आज इसको इस तरह से समझते हैं कि सारे के सारे की पॉइंट्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संगम काल आखिर है क्या। फिर बात करेंगे 3 महान राजवंशों की, उनके फेमस रूलर्स और अचीवमेंट्स की। इसके बाद देखेंगे उस दौर का लिटरेचर और सोसाइटी कैसा था। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें डबल चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। ये संगम काल आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। मजे की बात यह है कि इसका नाम ही हमें इस दौर के बारे में सबसे बड़ा क्लू देता है। देखिए, संगम जो शब्द है वो संस्कृत से आया है और इसका मतलब होता है सभा या असेंबली। ये नाम उन सभाओं को दिया गया था जहां उस जमाने के महान तमिल कवि इकट्ठे होते थे। और यही तो सबसे कमाल की बात है, इस पूरे हिस्टोरिकल पीरियड का नाम ही कवियों की इन मीटिंग्स पर रखा गया है। और इसी वजह से लिटरेचर यानी साहित्य इस काल को समझने के लिए इतना इतना क्रूशल है, क्योंकि जो भी हमें पता है वो ज्यादातर इन्हीं कवियों की रचनाओं से पता है। तो सवाल उठता है कि टाइम पीरियड कब का है। मोटे तौर पर संगम काल 100 एडी से लेकर 300 एडी के बीच का समय माना जाता है और इसी दौरान चेर, चोल और पांड्या राजाओं का राज था। हाँ, ये बात सही है कि 9th सेंचुरी में चोल डायनेस्टी दोबारा पावर में आई थी, लेकिन हमारा फोकस आज इसी शुरुआती संगम काल पर रहेगा। अब देखिए, इतिहास में 3 बड़ी संगम सभाओं का जिक्र मिलता है और यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। इसे नोट कर लीजिए कि इन तीनों संगमों को ऑर्गेनाइज करवाया था पांड्या राजाओं ने। पहली संगम हुई मदुरई में, जिसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। दूसरी हुई कपाटपुरम में, जिसके अध्यक्ष थे तोलकाप्पियर। और तीसरी संगम वो भी मदुरई में ही हुई और इसकी अध्यक्षता की नकीरार ने। चलिए अब बात करते हैं उन 3 मेजर पावर्स की जिन्होंने संगम युग पर राज किया, चेर, चोल और पांड्या। अगली जो स्लाइड है वो एक बहुत ही जरूरी कंपैरिजन है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। ये टेबल एग्जाम्स के लिए प्योर गोल्ड है। चलिए एक एक करके देखते हैं। चेर राजवंश, इनकी कैपिटल थी वंजी या करूर और इनका सिंबल था धनुष। फिर आते हैं चोल, इनकी कैपिटल थी उरैयूर या तंजावुर और इनका सिंबल था बाघ, टाइगर। और आखिर में है पांड्या, जिनकी कैपिटल थी मदुरै और सिंबल था मछली। अच्छा, पांड्या के मछली वाले सिंबल को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। पांड्या को महाभारत के पांडवों से जोड़ के देखिए और याद कीजिए कैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना साधा था। है ना आसान तरीका इसे याद रखने का। तो अब जब हम इन डायनेस्टीज के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब उन फेमस रूलर्स की बात करते हैं जिन्होंने इस युग को शेप दिया। इनकी जो स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हैं उन पर एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं। चेर शासकों की बात करें तो 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हैं सिनकुटवन, जिन्हें रेड चेर भी कहते हैं। इनका सबसे फेमस काम था कन्नगी पूजा की शुरुआत करना, जिसे पत्नी कल्ट भी कहा जाता है, मतलब एक आदर्श पत्नी की पूजा। और दूसरे राजा थे आदिवान और इनका कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर में। माना जाता है कि साउथ इंडिया में गन्ने की खेती की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब आते हैं चोल शासकों पर और इनमें सबसे महान शुरुआती राजा थे करिकाल। जरा सोचिए, इन्होंने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा डैम बनवाया था। उस जमाने में ये इंजीनियरिंग का एक अनबिलीवेबल फीट था। साथ ही इन्होंने पुहार नाम का पोर्ट सिटी भी बसाया। एक और पावरफुल चोल राजा थे एलारा, जिन्होंने श्रीलंका को जीता और लगभग 50 सालों तक वहां राज किया। और आखिर में पांड्य साम्राज्य। इस दौर के सबसे फेमस पांड्य राजा थे नेडुंजेलियन। इन्होंने समुद्र पूजा की शुरुआत की। पांड्य सोसाइटी की एक बहुत ही यूनिक बात यह थी कि ये मेट्रियार्कल थी, यानी मातृसत्तात्मक। और इनकी इकोनॉमी वो तो हाई क्वालिटी मोतियों के लिए और रोम के साथ ट्रेड के लिए बहुत फेमस थी। ठीक है, राजाओं और राजवंशों के बाद अब जरा इस युग के कल्चर और लिटरेचर पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, इस दौर की कहानी हमें इसके साहित्य से ही तो पता चलती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, पर 2 सबसे जरूरी हैं। पहली तोलकाप्पियम, जिसे लिखा था तोलकाप्पियर ने।
ये संगम काल का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और ये असल में तमिल ग्रामर की किताब है। अब आप सोचेंगे ग्रामर की किताब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसी ने भाषा को एक स्ट्रक्चर दिया जिससे आगे चलकर महान साहित्य लिखा जा सका। दूसरी फेमस रचना है शिल्पाधिकारम, जिसे लिखा था इलांगो आदिगल ने। ये एक महाकाव्य है, एक एपिक पोएम जो बुद्धिज्म से जुड़ी है। और अगर हम धर्म की बात करें तो संगम युग के दौरान तमिल लोगों के जो मुख्य देवता थे वो थे मुरुगन। वैदिक ट्रेडिशन में इन्हें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का ही रूप माना जाता है। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अब समय है एक क्विक फायर रिवीजन का। देखते हैं सबसे जरूरी फैक्ट्स याद हुए या नहीं। चलिए, पहला सवाल, वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने तीनों संगमों को पेट्रोनाइज किया, यानी उनका आयोजन करवाया? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। और इसका जवाब है पांड्य राजवंश। ये फैक्ट तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अगला सवाल, उस फेमस रेड चेयर राजा का नाम क्या था जिसने कन्नगी पूजा यानी पत्नी कल्ट की शुरुआत की थी? उनका नाम था सेनगुट्टा। और आखिरी सवाल, कावेरी नदी पर वो विशाल डैम, इंजीनियरिंग का वो शानदार नमूना, उसे किस चोल राजा ने बनवाया था? जी हाँ, वो थे महान राजा करिकाल। तो चलिए आज की सारी बातचीत को इन 5 मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, संगम का मतलब है कवियों की सभा। नंबर 2, तीनों संगमों को पांड्य राजाओं ने करवाया। नंबर 3, 3 राजवंश थे, चेर जिनका सिंबल धनुष, चोल जिनका सिंबल बाघ और पांड्य जिनका सिंबल मछली था। नंबर 4, करिकाल ने कावेरी डैम बनवाया और सेनगुट्टवन ने कन्नगी पूजा शुरू की। और नंबर 5, तोलकप्पियम संगम काल का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टेक्स्ट है। बस ये 5 पॉइंट्स याद रखिए और संगम काल का कोर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो देखिए, संगम काल हमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही विकसित अर्ली साउथ इंडियन सोसाइटी की झलक देता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। कभी सोचिएगा कि लिटरेचर और ट्रेड पर इतना फोकस करने वाले इस युग ने आगे चलकर इसी रीजन में बनने वाले बड़े बड़े पावरफुल एम्पायर्स की नींव को कैसे इन्फ्लुएंस किया होगा? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। जरा सोचिए, दक्षिण भारत के वो शानदार मंदिर, वो चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियां, इनके पीछे क्या कहानियां छिपी होंगी? आज हम ठीक इसी में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे 2 महान राजवंशों पल्लव और चालुक्य की, जिनकी दुश्मनी ने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ा बल्कि हमें कला और वास्तुकला के कुछ ऐसे नमूने दिए जो आज भी हैरान कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दक्कन की शतरंज यानी उस समय का पॉलिटिकल सीन। फिर जानेंगे पल्लवों के उदय के बारे में। उसके बाद आएगी चालुक्य चुनौती और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, पत्थरों में गढ़ी गई इनकी प्रतिद्वंदिता। हम चालुक्य वंश वृक्ष को भी समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और हाँ, आखिर में आपके एग्जाम्स के लिए एक जबरदस्त चीट शीट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस जमाने में चलते हैं, संगम काल के ठीक बाद। उस वक्त दक्षिण भारत की राजनीति एक शतरंज के खेल जैसी थी। कई बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी चालें चल रही थी, सब अपना दबदबा बनाना चाहती थी। आइए देखते हैं कि इस खेल के मेन प्लेयर्स कौन थे और ये महाटकराव शुरू कैसे हुआ। ये देखिए, उस समय का दक्षिण भारत कुछ ऐसा दिखता था। मैदान में 4 बड़े खिलाड़ी थे, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। अब ये सभी आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस उस एक टकराव पर है जिसने दक्षिण के इतिहास पर सबसे गहरी छाप छोड़ी, और वो थी पल्लवों और चालुक्यों के बीच की जबरदस्त दुश्मनी। चलिए अब कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। ये हैं शक्तिशाली पल्लव। आइए जरा उन शासकों को जानें जिन्होंने इनके साम्राज्य की नींव रखी। इन्हें इनकी ताकत और बहादुरी के लिए कांची के सिंह भी कहा जाता था। अब ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पल्लव राजवंश लगभग 575 से 897 ईस्वी तक रहा। संस्थापक थे सिंह विष्णु, ये नाम याद रखिएगा। और इनकी राजधानी थी कांची, यानी आज का कांचीपुरम, जो तमिलनाडु का एक बहुत मशहूर मंदिर शहर है। ये 2 चीजें, संस्थापक और राजधानी, अक्सर सवालों में आ जाती हैं। तो पल्लव शासकों की लिस्ट देखें जरा। संस्थापक सिंह विष्णु के बाद आते हैं उनके बेटे महेंद्र वर्मन प्रथम। और ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक कवि और नाटककार भी थे।
सोचिए, एक कवि राजा, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प नाटक लिखा, मत्त विलास प्रहसन, जिसका मतलब है एक शराबी का मजाक। ये उस जमाने की सोसाइटी पर एक सटायर था और एग्जाम में इस नाटक का नाम अक्सर पूछा जाता है। लेकिन महेंद्र वर्मन का ये कला और साहित्य से भरा शांत राज ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो ठीक उसी वक्त जब पल्लव कांची में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, तुंगभद्रा नदी के पार एक नई शक्ति तूफान की तरह उठ रही थी। ये थे वातापी के चालुक्य, और यही वो लोग थे जो आगे चलकर पल्लवों के सबसे बड़े और सबसे कट्टर दुश्मन बने। और फिर एंट्री होती है पुलकेशिन द्वितीय की, चालुक्यों का सबसे जबरदस्त और महत्वाकांक्षी राजा। इस एक शख्स ने उस समय के भारत के दो सबसे ताकतवर राजाओं को हराया और अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। सोचिए, उत्तर में उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन की विशाल सेना को नर्मदा नदी पर ही रोक दिया, और दक्षिण में उन्होंने हमारे कवि राजा पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया। अब एक मजेदार बात, हमें पुलकेशिन द्वितीय की इन शानदार जीतों के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है? इसका ज्यादातर क्रेडिट जाता है एक अकेले शिलालेख को, ऐहोल शिलालेख। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। संस्कृत में लिखी ये कविता उनकी जीतों का एक शानदार रिकॉर्ड है। महेंद्र वर्मन की हार ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसे लंबे संघर्ष की शुरुआत थी जो कई पीढ़ियों तक चलने वाला था। ये एक बदले की कहानी की शुरुआत थी, और ये वो कहानी है जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि छेनी और हथौड़ों से भी पत्थरों पर लिखी गई। और बदला लिया गया। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने कसम खाई थी कि वो अपने पिता की हार का बदला लेंगे, और उन्होंने लिया भी। उन्होंने एक बड़ी सेना के साथ सीधा चालुक्यों की राजधानी वातापी पर हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को हराया बल्कि उन्हें मार भी डाला, और फिर उन्होंने एक उपाधि ली, वातापी कोंड। इसका मतलब है वातापी का विजेता। ये उस दौर की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। तो सवाल ये है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपनी इतनी बड़ी जीत का जश्न कैसे मनाया? उन्होंने महाबलीपुरम में एक ही चट्टान को तराशकर ये अद्भुत रथ मंदिर बनवा दिए। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये उनकी जीत, उनकी ताकत और उनके विजन का सबूत है जो आज भी वहां खड़े हैं। और पल्लवों का आर्किटेक्चर से ये प्यार यही नहीं रुका। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद जो राजा आए, उन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अब फोकस लड़ाई जीतने से ज्यादा स्थायी सांस्कृतिक स्मारक बनाने पर था, और इसका सबसे शानदार उदाहरण है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम चालुक्य कहते हैं ना, तो हम किसी एक वंश की बात नहीं कर रहे होते। असल में इनकी 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई शाखाएं थीं, और इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही वो 3 शाखाएं। सबसे पहले वातापी या बदामी के चालुक्य, ये ओरिजिनल वाले थे, पुलकेशिन द्वितीय वाले। फिर आए वेंगी के पूर्वी चालुक्य, जिसे पुलकेशिन के भाई ने शुरू किया था। और आखिर में बाद में आए कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, जो काफी शक्तिशाली थे। ये तीनों नाम और इनका कनेक्शन याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब हर शाखा की अपनी अलग कहानी और पहचान थी। वातापी वाले, जैसा कि हमने देखा, राष्ट्रकूटों के हाथों खत्म हो गए। कल्याणी वाले जो बाद में आए, वो राजा विक्रमादित्य षष्ठ और उनके दरबारी कवियों जैसे विज्ञानेश्वर और बिल्लन के लिए जाने जाते हैं। और वेंगी की जो शाखा थी, वो विजयवाड़ा के पास अपने जैन मंदिरों के लिए मशहूर है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट एक एग्जाम चीट शीट में बदल देते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स एक जगह मिल जाएं। ये टेबल देखिए, एक नजर में सब कुछ साफ हो जाएगा। पल्लव मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम और महाबलीपुरम के रथ मंदिर। चालुक्य वातापी मतलब पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन पर जीत। और चालुक्य कल्याणी मतलब राजा विक्रमादित्य षष्ठ और उनके कवि विज्ञानेश्वर। ये एग्जाम से पहले देखने के लिए एक जबरदस्त टूल है। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक नंबर याद रखना हो तो वो है 3। जी हाँ, 3। चालुक्य वंश की 3 अलग अलग शाखाएं, वातापी, वेंगी और कल्याणी। ये एक छोटा सा फैक्ट आपको एग्जाम में कई गलतियों से बचा सकता है।
तो हमने देखा कि पल्लवों और चालुक्यों की ये जो दुश्मनी थी वो तलवार और छेनी दोनों से लड़ी गई। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी साम्राज्य की असली पहचान क्या होती है, उसकी जीती हुई लड़ाइयाँ या उसकी बनाई हुई कला और विरासत। सोचिएगा जरूर। चलिए आज चलते हैं 8वीं सदी के दक्षिण भारत में। ये वो दौर था जब पुराने बड़े बड़े साम्राज्य बिखर रहे थे और एक पावर वैक्यूम मतलब एक खालीपन सा बन गया था। अब इस खालीपन को भरने के लिए जाहिर है एक जबरदस्त होड़ शुरू हो गई। ये उथल पुथल का भी समय था और नए मौकों का भी। और इसी माहौल में दो नई ताकतें उभर कर सामने आ रही थी जो भारत के दक्षिणी हिस्से पर अपना परचम लहराने को तैयार थी। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। वातापी के जो ताकतवर चालुक्य थे वो अब कमजोर पड़ रहे थे। और जैसे ही वो कमजोर पड़े, हवा में एक ही सवाल गूंजने लगा कि भाई अब इनकी जगह कौन लेगा, इस पावर वैक्यूम को कौन भरेगा, कौन होगा जो इस विशाल और दौलतमंद जमीन पर अपना राज कायम करेगा, कौन बनेगा दक्षिण का अगला महान सम्राट। और देखिए इस सवाल का जवाब हमें दो बड़े दावेदारों के रूप में मिलता है। इस नक्शे पर नजर डालें। दक्कन की पठारी इलाके से उदय हुआ राष्ट्रकूटों का, जो अपनी मिलिट्री पावर, अपनी फौजी ताकत के लिए मशहूर थे। और थोड़ा और दक्षिण में कावेरी के हरे भरे मैदानों से चोल अपनी ताकत को फिर से खड़ा कर रहे थे। तो साफ था ये दोनों राजवंश एक दूसरे से टकराने वाले थे और इसी टकराव से दक्षिण भारत का भविष्य तय होना था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। दक्कन में ये एक नई और बहुत ही जबरदस्त शक्ति के तौर पर उभरे। मतलब ये कोई मामूली राजवंश नहीं था, ये थे एम्पायर बिल्डर्स, साम्राज्य बनाने वाले, जो इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाले थे। अच्छा, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्लाइड बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देखिए। तो राष्ट्रकूट वंश की कहानी शुरू होती है दंती दुर्ग से। एक बहुत ही एम्बिशियस चीफटेन थे जिन्होंने एक बड़ा ही बोल्ड मूव लिया और वातापी के आखिरी चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को गद्दी से हटा दिया। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत को, जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, और यहीं से उनका साम्राज्य फैला। ये जो की फैक्ट्स है ना, संस्थापक, राजधानी, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। किसी भी राजवंश की कहानी असल में उसके महान राजाओं की कहानी होती है। राष्ट्रकूटों के साथ भी यही था। पहले थे कृष्ण प्रथम, एक महान बिल्डर जिनकी विरासत आज भी पत्थरों में जिंदा है। फिर आए ध्रुव, एक जबरदस्त योद्धा जो अपनी सेनाओं को उत्तर भारत के अंदर तक ले गए। उनके बाद आए अमोघवर्ष, जो एक विद्वान राजा थे, मतलब उन्होंने तलवार से ज्यादा कलम की ताकत पर भरोसा किया। और आखिर में कृष्ण तृतीय, जिनकी मिलिट्री जीनियस ने राष्ट्रकूटों को उनकी ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं एक ऐसे अजूबे की जो भारतीय आर्किटेक्चर का शायद सबसे बड़ा कमाल है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ और उसे ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर एक मंदिर बना दिया जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और वो अजूबा है एलोरा का कैलाश मंदिर। इसे बनवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात, ये मोनोलिथिक है, मतलब एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ और नहीं है। ये द्रविड़ आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है और जाहिर है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखिए, राष्ट्रकूटों के इरादे सिर्फ दक्कन तक ही सिमटे हुए नहीं थे, उनकी नजरें उत्तर भारत पर भी थीं। और इसी वजह से वो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। ये असल में तीन बड़ी शक्तियों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच की लड़ाई थी। और लड़ाई किस लिए? कन्नौज शहर पर कब्जे के लिए। कन्नौज उस वक्त सिर्फ एक अमीर शहर ही नहीं था, बल्कि वो उत्तर भारत में सत्ता का सिंबल था। और इस जोरदार लड़ाई में राष्ट्रकूटों का झंडा उत्तर तक ले जाने वाले पहले राजा थे ध्रुव, जिन्हें धारावर्ष भी कहते थे। वो एक कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने सिर्फ ताकतवर प्रतिहार राजा वत्सराज को ही नहीं हराया, बल्कि पूर्व में पाल राजा धर्मपाल को भी बुरी तरह शिकस्त दी। ये राष्ट्रकूट पावर का एक जबरदस्त प्रदर्शन था जिसने सबको हैरान कर दिया। तो राष्ट्रकूटों की कहानी तो हमने देख ली। अब चलिए थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पुराना राजवंश लगभग राख से फिर से जिंदा हुआ और इतिहास को दोबारा लिख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोलों के ग्रैंड कमबैक की। देखिए, चोल जो थे वो प्राचीन संगम युग में एक बड़ी ताकत हुआ करते थे
लेकिन फिर वो सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में खो गए। फिर आई 9वीं सदी और विजयालय नाम के एक लीडर ने चोल शक्ति की उस बुझती हुई चिंगारी को फिर से आग में बदल दिया। उन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसे आगे चलकर सदियों तक दक्षिण भारत पर राज करना था। तो अब सीन ये था कि दक्षिण में दो सुपर पावर्स थीं, दक्कन में राष्ट्रकूट और सुदूर दक्षिण में चोल। अब जाहिर सी बात है, इनका आपस में टकराना तो तय था। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सुप्रेमेसी की, कि दक्षिण भारत का असली बॉस कौन होगा। ये लड़ाई थी व्यापार के रास्तों पर, संसाधनों पर और इस पूरे इलाके की कल्चरल लेगेसी पर कब्जे की। और आखिरकार ये टकराव हुआ तक्कोलम के मैदान में। ये एक ऐसी डिसाइसिव बैटल थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एक तरफ थे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय अपनी ताकतवर सेना के साथ, और दूसरी तरफ चोल राजा परांतक प्रथम, जो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे। नतीजा, राष्ट्रकूटों की एक जबरदस्त जीत हुई। लेकिन चोलों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने अपने क्राउन प्रिंस राजादित्य को इस जंग में खो दिया। लेकिन चोलों की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तक्कोलम की हार ने उन्हें कमजोर जरूर किया, पर तोड़ा नहीं। बल्कि कह सकते हैं कि उस हार की आग ने उनके हौसलों को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया और फिर सामने आए दो ऐसे महान सम्राट जो चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों के शिखर पर ले गए। इनमें से पहले थे राजराज प्रथम। वो एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर भी थे और एक विजनरी राजा भी। उन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है तंजौर का शानदार बृहदेश्वर मंदिर। जरा सोचिए, ये पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है, एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो चोलों की ताकत और उनकी भक्ति दोनों का सबूत है। आज भी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। राजराज के बाद आए उनके काबिल बेटे राजेंद्र प्रथम, और इन्होंने तो चोल साम्राज्य की सीमाओं को समंदर पार तक पहुंचा दिया। उन्होंने पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया और एक ऐसी इतनी ताकतवर नेवी बनाई कि बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। सोचिए, उनकी पहुंच कितनी दूर तक थी कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य तक को चुनौती दे डाली। ये भारतीय इतिहास में एक बेमिसाल अचीवमेंट थी। लेकिन इतिहास का एक नियम है, हर चीज का एक अंत होता है, हर बड़े साम्राज्य का भी। और अपनी सारी ताकत और शानो शौकत के बावजूद ना तो राष्ट्रकूट हमेशा टिक पाए और ना ही चोल। तो आखिर इनका अंत हुआ कैसे? देखिए, राष्ट्रकूटों का अंत बहुत तेजी से हुआ। उनके आखिरी राजा कर्क द्वितीय को तैलब द्वितीय ने हरा दिया और वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी की नींव रखी। एक झटके में सब खत्म। वहीं दूसरी ओर चोलों का पतन धीरे धीरे हुआ। अंदरूनी लड़ाइयां, बाहर से लगातार हमले, इन सब ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया और आखिरकार वो भी इतिहास का हिस्सा बन गए। चलिए, तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखते हैं कि इन दोनों महान राजवंशों ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। तो जब भी राष्ट्रकूटों का नाम आए तो क्या याद रखना है? सबसे पहले उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, खासकर एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, और हाँ, कैलाश मंदिर तो भूलना ही नहीं है। इसके अलावा कन्नड़ साहित्य को उनका सपोर्ट और तक्कोलम की लड़ाई में उनकी जीत, ये वो की पॉइंट्स हैं जो उनकी ताकत और कल्चर को दिखाते हैं। और चोलों के बारे में क्या याद रखना है? उनकी जबरदस्त नौसैनिक ताकत यानी नेवल पावर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और सबसे जरूरी उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम यानी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, जो आज भी कितनी रेलेवेंट लगती है। शैव धर्म को भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, इन दो महान राजवंशों में से किसकी विरासत का आज हम पर ज्यादा असर है? राष्ट्रकूटों की वो बेमिसाल कला जो आज भी हमें हैरान कर देती है, या फिर चोलों का वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसकी झलक हमें आज भी अपने लोकल गवर्नेंस में कहीं ना कहीं दिख जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।